हमें डाटा चाहिए होता है, कोई प्राइस है हमें 20 से कम, 20 से ज़्यादा, 100 से कम, 100 से ज़्यादा। तो इस तरह हमने ऑपरेटर्स देखे थे जिसे हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स कहते हैं, जिसमें हमने लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा ना इसको अब सेटअप करते हैं VS कोड के अंदर इस शेल को, क्योंकि यहाँ पे इसको टाइप करना लिखना ज़रा मुश्किल होता है। तो VS कोड में ना आपने क्या करना है, ये एक्सटेंशन है, ये आपने इंस्टॉल करनी है, MongoDB। ये जो ऑफिशियल एक्सटेंशन है MongoDB.com की, ये एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल करनी है, MongoDB फॉर VS कोड। ठीक है, तो ये आप एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लोगे तो आपके पास कुछ ये बन के आएगा यहाँ पे, ये चीज़, ये मैं इसको रिमूव करता हूँ एक दफ़ा, ये चीज़ आपके पास आएगी। ठीक है, तो इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे कनेक्शन, पहले तो हमने कनेक्ट करना होता है MongoDB के साथ। जैसे हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है, ये थर्ड पार्टी जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ग्राफिकल इंटरफेसेस, ये कम्युनिकेट करते हैं सर्वर के साथ, जो MongoDB जो CMD बेस होता है, कमांड लाइन बेस होता है। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल करने के बाद आपने कनेक्ट करना है, और यहाँ से कनेक्ट विद कनेक्शन स्ट्रिंग, तो ये आपसे कनेक्शन स्ट्रिंग मांगेगा। कनेक्शन स्ट्रिंग जो है ना, वो आपने यहाँ से ले लेंगे हम, इधर आओगे आपको शो कनेक्शन इन्फो, ये नहीं है, यहाँ पे, यहाँ से आपको मिलेगी कहाँ पे, ये कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग। तो यहाँ से आप आके इसको कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग कर लोगे। इधर देखो ना, ये इस जगह पे आके आप कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग कर लोगे। तो यहाँ से जो स्ट्रिंग मांग रहा है आपको, इस पे आपने, ये है बस MongoDB :/localhost:27017, ये स्ट्रिंग होती है कनेक्शन के लिए। एंटर करोगे तो आपके पास ये कनेक्ट हो जाएगा। अब ये हमारे VS कोड की जो एक्सटेंशन है, ये हमारी कनेक्ट हो गई है MongoDB सर्वर के साथ। ठीक है, ये कर लेना आपने, और यहाँ से आपने न्यू प्लेग्राउंड पे क्लिक करना है, तो आपके पास ये प्लेग्राउंड ओपन हो जाएगा। तो ये प्लेग्राउंड बेसिकली उसने एक डमी कोड भी दे देगा आपको, तो हम इसको फ़िलहाल ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने क्या करना होता है, यहाँ पे सेलेक्ट डेटाबेस, जैसे हम उधर यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे भी यूज़ है, और फंक्शन जो है ना वो ऐसे लिखना आपने, मैं कहता हूँ कॉलेज, COLLEG कॉलेज, बस ये आपका डेटाबेस सेलेक्ट होगा, बाकी सारा काम वैसे ही होगा। db.students.find, ठीक है, यहाँ पे लिखने का मसला नहीं होगा आपको, इस तरीके से कोई मसला नहीं होगा, ताकि उधर हमें इंटर करने का और ये मसले आ रहे थे, तो यहाँ पे आपको ये मसला नहीं होगा। आपने ये करना है, और जो कमांड चलानी है उसको सिलेक्ट करने के बाद प्ले पे क्लिक करना है, तो आपके पास राइट साइड पे आपके पास डाटा आ जाएगा। students.find, स्टूडेंट्स ही था ना, और इसकी जो क्यों नहीं आ रहा, डाटा पड़ा हुआ है कॉलेज स्टूडेंट्स, कॉलेज db.students.find, क्यों नहीं आ रहा डाटा। तो बाकी इसके बाद जो है सारी आपकी कमांड्स वही चलेंगी, और इसका शॉर्टकट है Ctrl+Alt+R, प्रेस करोगे तो आपके पास ये रन हो जाएगा। अगर आपके पास दो कमांड्स हैं, जैसे db.students.find, और इसके अंदर अगर मैं कहता हूँ नेम अली, तो आप इसको सेलेक्ट करके और इसको क्लिक करोगे तो जस्ट ये अली के नाम का कोई नहीं है, अली नेम इज इक्वल टू अली, फाइंड नेम इज इक्वल टू अली। क्या मसले आ रहे हैं आज।
अच्छा जी, हम यहाँ पे ज़रा एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लें। अली नहीं अमजद देख लेते हैं, कॉपी करते हैं इसको, अमजद, ठीक है। डबल कोड सिंगल कोड का मसला नहीं है, अली भी मिल जाएगा। तो कनेक्शन ना ये कोई प्रॉब्लम कर रही है, नेट स्लो नहीं है, लोकल पे चल रहा सब कुछ। अब देखो नहीं मिला, फाइंड करते हैं, अब नहीं चल रहा कोई। अच्छा, इधर से किया तो चल गया और इधर से प्ले कर रहा हूँ तो चल रहा है, कोई मसला आ रहा है इसमें। पर हाल ये आप इस तरीके से ना इसे यूज़ कर सकते हो। अच्छा, तो हम देख रहे थे ऑपरेटर्स। लास्ट टाइम हमने यहाँ पे हमने करड पूरा देख लेते, ये बीच में अभी अपडेट की चीज़ें हैं वो भी देख लेते हैं, जिसमें हमने अपडेट मैनी करने के लिए आपको क्या करना होगा, सेम वही चीज़ ही है। अगर जिसकी आइटम पी कैंस जो है अगर ये एक से ज़्यादा होंगे तो मैनी जो होंगे सारे अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। और अगर ये एक होगा तो पहला पहला ही अपडेट होगा। अगर आप जस्ट अपडेट करते हो तो पहला पहला अपडेट होता है। और ये डॉलर साइंस होते हैं, इसको हम इसके ऑपरेटर्स भी कहते हैं। अच्छा, हम देख रहे थे कंपैरिजन ऑपरेटर्स, यहाँ पे लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है। एक एक मैं कर दूंगा, बाकी आप खुद ट्राई करना। तो अगर हमने सर्च करना है ऐसे स्टूडेंट जिनकी एज जो है वो लेस देन 20 है, फर्ज करते हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने ये आपका लाजमी जाएगा, ठीक है। मैं इस कमांड को कमेंट कर देता हूँ। फाइंड एज, एज क्या है हमारा, वो कॉलम है, ठीक है, वो की है हमारी। उस की के आगे फिर हम एक कंडीशन लिख रहे हैं और यहाँ पे हम लगाएंगे डॉलर साइन लेस देन, फर्ज करते हैं कॉलन 20 कि एज जो है वो लेस देन 20 हो, वो स्टूडेंट हमें दे दो। तो हमारे पास एक ही स्टूडेंट है अमजद के नाम से जिसकी एज है 16 साल, ठीक है। इसी तरह अगर मैं GT कर दूं ग्रेटर देन 20, तो दो स्टूडेंट आ रहे हैं हमारे पास, 22 और 22 के दो स्टूडेंट हैं हमारे पास। ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, अब ये चीज़ें तो आपको पता ही है, तो इसमें जो है आपके पास 20 वाला भी आ जाएगा। इसी तरह लेस देन इक्वल टू, ये आपके ऑपरेटर्स हैं। तो यहाँ पे ऑपरेटर्स को यूज़ करके भी दिखाया गया है, ठीक है। इसके बाद कुछ ऑपरेटर्स हैं नॉट इक्वल टू, ये आपका अपोजिट होता है नॉट इक्वल टू, यानी कि ये भी हमने कल देखा था NE नॉट इक्वल टू, यानी कि अगर मैं यहाँ पे ये लगा दूँ कि NE के नॉट इक्वल टू 20 हो, ऐसा रिकॉर्ड ले आओ जो नॉट इक्वल टू 20, यानी कि 20 वाले ना आए बाकी सारे आ जाए, वो 16 वाला भी आ गया, 22 वाले भी आ गए, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये खुद बता रहे हैं कि ये हमारे पास क्या रिकॉर्ड्स हैं। इसके बाद आपके पास है इन ऑपरेटर। इन यूज़ होता है ज़्यादातर अरे के अंदर। अरे के अंदर अगर आपने सर्च करना हो तो यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास अरे नहीं है, तो यहाँ पे मेरे पास डाटा है स्टूडेंट्स का, तो यहाँ पे मेरे पास हॉबीज़ के अंदर पड़ी हुई है, अरे पड़ी हुई है, ये अरे है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। कोर्सेज भी एक अरे है, लेकिन इसमें मैंने कुछ और किया, भाई ये हॉबीज़ की एक अरे पड़ी हुई है, ठीक है। वॉक, हॉकी, फुटबॉल, इसके अंदर अगर हमने अरे के अंदर, क्योंकि जो माई सीक्वल है उसके अंदर जो है ना अरे सेव नहीं होती, ऑब्जेक्ट सेव नहीं होता, इसके अंदर ऑब्जेक्ट भी सेव हो जाता है, अरे भी सेव हो जाती है, एज ए अरे वर्क कर रही होती है, एज ए ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा होता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी पड़ा हुआ और अरे भी पड़ा हुआ। डेटाबेस है ये टाइसर, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे डेटाबेस चेंज करना पड़ेगा, टाइसर, ठीक है। अभी मैं इसको ख़त्म करता हूँ और यहाँ पे इस कमांड को चलाता हूँ, तो मेरे पास सारे ये स्टूडेंट्स आ रहे हैं। और यहाँ पे आप देखोगे, ये देखो हॉबीज़ जो है ना ये एक अरे पड़ी हुई है। अरे के इंडेक्सेस होते हैं, पता है ना, इंडेक्सेस बेस्ड होती है। तो अरे का 0 इंडेक्स पे वॉक है, हॉकी है, फुटबॉल है, ठीक है। अब अरे के अंदर सर्च करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फाइंड की का नाम हॉबीज़, ठीक है। ये खुद सजेशन दे रहा है, यहाँ पे ज़रा ईजी है चीज़ें काम करना। इसे मैं ख़त्म करता हूँ। अच्छा, इसके बाद वो कह रहा है कि इन ऑपरेटर लगाना है और अरे की तरह इस तरीके से आपने इसके अंदर एक या एक से ज़्यादा हम ऑप्शंस पास कर सकते हैं।
बल्कि ये ऐसे भी आपको करेगा। इन मैं कहता हूँ जी वॉक, वॉक रन करते हैं तो आपके पास, एक मिनट, यहाँ पे आपके पास वॉक, वॉक आई थिंक सब में ही है। क्रिकेट करते हैं, CRICKET, क्रिकेट। अरे वाला स्ट्रक्चर पास करना पड़ेगा। अब आ गया, ठीक है। वो अरे वाला स्ट्रक्चर आप पास करोगे तो आप देख रहे हो इसके अंदर वो स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिनकी हॉबीज़ के अंदर क्रिकेट है, ठीक है। अब इन सब की हॉबीज़ के अंदर क्रिकेट पड़ा हुआ है। अब आप रिकॉर्ड भी ये कम हो गए हैं, और रिकॉर्ड देखना हो कि कितने रिकॉर्ड आए हैं तो उसके आगे हम फाइंड के आगे काउंट, इस तरीके से काउंट लगा देते हैं तो आपको ये रिकॉर्ड बताया था कि इस टाइम पे 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हॉबी जो है वो क्रिकेट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको लिख भी देता हूँ, काउंट। ये सारे ऐसे तो डॉक्यूमेंट में पड़े हुए हैं, सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, मैंने कोशिश की हुई है, हर चीज़ उसमें रखी हुई है। तो ये आपको काउंट करने के लिए ये चीज़ आ गई। इसके बाद हमने देखा था एक, इस पर नहीं लगेगी आपकी, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन देखी थी। प्रोजेक्शन क्या होती है कि अभी फ़र्ज़ करो अगर मैं इसको सर्च करता हूँ, इसी पे लगा के देख लेते हैं, तो आप देख रहे हो इधर सारे कॉलम्स आ रहे हैं उसके, ठीक है, सारी की वैल्यूज़ आ रही हैं। प्रोजेक्शन होती है कि हम चाह रहे हैं कि बस मुझे जो है इसमें से नेम और एज चाहिए, स्टूडेंट तो आ जाए जिनकी हॉबी क्रिकेट है, लेकिन उसमें से सिर्फ मुझे नेम और एज चाहिए, तब हम इधर डॉट लगा के प्रोजेक्शन करते हैं। प्रोजेक्शन लिखते कैसे हैं, प्रोजेक्शन, और इसके अंदर आपने पास करना होता है ऐसे ऑब्जेक्ट, इसमें सारे ऑब्जेक्ट ही पास होंगे, अरे ऑब्जेक्ट। इसके बाद आपने लिखना होता है नेम कॉलन 1 ट्रू और एज कॉलन 1 ट्रू, कि मुझे अब जस्ट नेम और एज चाहिए। अब देखो स्टूडेंट के जस्ट नेम और एज आए हैं। आईडी आपकी बाय डिफ़ॉल्ट आती है, अगर आपने आईडी को भी डिसेबल करना होता है, जो चीज़ आपको नहीं चाहिए या तो हम कर दें 1 या फिर हम कर दें 0, और मैं अगर कहता हूँ अंडरस्कोर आईडी होती है इसके अंदर, अंडरस्कोर आईडी, और उसको मैं कह दूँ 0 यानी कि फॉल्स, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, आईडी रिमूव हो जाएगी, ठीक है। अब ये 4 जो स्टूडेंट आए हैं उनके सिर्फ नेम और एज आ रही है। प्रोजेक्शन का काम ये होता है कि कौन कौन से कॉलम्स या कौन कौन सी कीज उठा के लानी है, ठीक है। प्रोजेक्शन ये काम करता है। इसके बाद हमारे पास इन ऑपरेटर हो गया, एक या एक से ज़्यादा अगर आपने देखना हो तो आप 2 पास कर सकते हो। फ़र्ज़ करते हैं हम कहते हैं कि ऐसे उठा के लाओ जिनकी क्रिकेट और आई थिंक स्विमिंग है, ये हो, तो ये नहीं है। अच्छा हाँ ये गलती है, हाँ ये आ गए। अब ये ज़्यादा आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 रिकॉर्ड आ रहे हैं, तो ये ऐसे हैं जिनकी स्विमिंग या क्रिकेट है। एक दफ़ा इसकी प्रोजेक्शन ख़त्म करके देख लें, और लगा होता है आई थिंक, हाँ अब इसमें क्रिकेट नहीं है तो ये और लगता है, यानी कि या क्रिकेट हो या स्विमिंग हो, तो दोनों में से कोई भी हो तो ये आ जाता है, ठीक है। अब इसमें देखो स्विमिंग तो है, क्रिकेट नहीं है, लेकिन वो रिकॉर्ड भी आ गया, ठीक है। तो ये आपका इन ऑपरेटर से आप विल रिटर्न प्रोडक्ट, आइदर प्रोडक्ट, ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, तो ये चीज़ें मैंने कोशिश की है कि जितना हो, आइदर या तो ये हो या ये हो, ये उसका ऑपोजिट है, नॉट इन, इनमें से ना हो, ये आप खुद करके देख लेना। एग्जिस्ट, ये देखना हो कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई एक फील्ड है वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं, ये भी हमें देखना पड़ जाता है, क्योंकि ये स्कीमा लेस होता है। तो हो सकता, कल मैंने करके दिखाया था कि अगर आप स्टूडेंट ऐड कर रहे हो तो जस्ट उसका नेम भी कर दोगे वो एंट्री हो जाएगी, बाकी चीज़ें नहीं भी दोगे, स्कीमा नहीं है, वो स्ट्रक्चर प्रॉपर फॉलो नहीं करता, ये ऑप्शनल होता है इसमें। लेकिन वो जो दूसरा होता है हमारे पास MySQL वगैरह SQL डेटाबेस है, उसके अंदर हमें लाजमी देना होता है, या तो उसकी वैल्यू देंगे या कोई नल की वैल्यू देनी पड़ेगी, हमें कुछ ना कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी।
लेकिन उसके अंदर कॉलम पूरे करने होते हैं, इसके अंदर की पूरी करने की जरूरत नहीं होती। तो एग्जिस्ट का मतलब है यहाँ पे देखना चाह रहे हैं कि ये फील्ड एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो उसके लिए प्रोडक्ट यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डी बी डॉट प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स की एक वो होगी, कलेक्शन होगी, और उसके अंदर फाइंड कर रहा है और पूछ रहा है कि डिस्काउंट की फील्ड इसमें एग्जिस्ट करती है या नहीं, ठीक है। तो इसको हम ट्राई करते हैं। तो मैं यहाँ पे फाइंड, लिखने का तरीक़ाकार इसमें ज़रा आपको एक्सपीरियंस के साथ आएंगी चीज़ें, इसलिए मैंने ये नोट्स बनाए हैं, एक एक चीज़ बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे डिस्काउंट की फील्ड है, तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं डिस्काउंट की फील्ड, $, एग्जिस्ट, EXIST, एग्जिस्ट स्पेलिंग इसको उठा लें, एग्जिस्ट, और मैं गलत लिख रहा हूँ, हाँ जी ये गलती हो रही है, इसीलिए मुझे वो सजेशन भी नहीं दे रहा, ठीक है। और ट्रू, तो इसको अगर हम रन करें तो आपके पास क्या आंसर आएगा, अनएक्सपेक्टेड टोकन। यहाँ पे मुझे ये जो बाहर करली ब्रेस है ये बंद नहीं की मैंने, ये तो ये खाली आ रहा है क्योंकि इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रही। इसी तरह अगर मैं कर दूं हॉबीज़ को तो आपके पास रिकॉर्ड आ रहा है। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं कि ट्रू है या नहीं है। ये बेसिकली आगे चलेंगे हम थोड़ा सा इसको देखेंगे कि ये ट्रू होने की बेस पे आगे फिर और कंडीशंस लगती हैं कि अगर ये फील्ड एग्जिस्ट करती है तो फिर उसके अंदर कोई लॉजिक लिखते हैं हम, ग्रेटर देन हो, एज एग्जिस्ट करे, क्योंकि ऐसा होगा कि हम जब लिख रहे होंगे कि एज ग्रेटर देन हो 20, तो जिसमें नहीं होगी ना वो रिकॉर्ड ही नहीं आ रहा होगा या उसमें एरर आ सकता है। तो इसलिए हम एग्जिस्ट वाली फील्ड के, ऑप्शनल फील्ड के लिए हम, लेकिन इस तरह हम करेंगे नहीं, एप्लीकेशन लेवल के ऊपर हमने सारी फील्ड्स फिल करवानी है उससे। ये टाइप चेक करने के लिए ये आप खुद देख लेना कि जो कॉलम है उसकी डाटा टाइप क्या है। इसमें डाटा टाइप्स बहुत सारी हैं, मांगो डीबी के अंदर डाटा टाइप्स बहुत ज़्यादा स्टोर होती हैं। मांगो डीबी डाटा टाइप्स, तो इसके अंदर बहुत सारी डाटा टाइप्स सेव होती हैं, शायद मैंने कहीं आगे दिया भी हो। डबल, ये देखो इंटीजर भी सेव हो जाता है इसमें, डबल भी सेव होता है, बूलियन भी सेव होता है, नल भी सेव होता है, अरे भी सेव होती है, ऑब्जेक्ट भी सेव होता है, ऑब्जेक्ट आईडी जो इसकी आईडी होती है वो भी सेव होता है, अनडिफाइंड भी सेव हो जाता है, बाइनरी। इसका मतलब ये है, ये जो डाटा टाइप सेव होने का मतलब है कि इसके ऊपर जो फंक्शंस हो सकते हैं वो परफॉर्म हो सकते हैं। ये चीज़ें सेव उसमें भी होती हैं लेकिन उसके ऊपर इस तरह के अरे वाले फंक्शन परफॉर्म नहीं होते, ठीक है। उसमें इसमें ये होता है कि आपके ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट वाले फंक्शंस भी परफॉर्म होंगे। अभी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट भी है, उसको भी देखते हैं कि यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन, हाँ ये चीज़ देख लेते हैं, ये वाला देख लेते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, मैचेस डॉक्यूमेंट वेयर द वैल्यू और फील्ड मैचेस द रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होते हैं कि हम स्ट्रिंग के अंदर ना किसी लॉजिक के तहत या किसी एक्सप्रेशन के तहत ना सर्च कर रहे होते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि नेम की फील्ड के अंदर स्मार्ट को सर्च करना है आपने, यानी कि ये जो नेम की फील्ड है वो, ये जो यहाँ पे कैरेट साइन लग गया ना, ये बता रहा है कि ये जो भी नाम होगा ना वो SMART से स्टार्ट होना चाहिए। इसको थोड़ा सा हम परफॉर्म करके देखते हैं। मैं इसको DB डॉट यहाँ पे प्रोडक्ट्स ऐसे लिखा होगा। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड आ रहा है जैसे कि ये LS आ रहा है, ABC, B के 2 हैं, एक ही है, D सेपरेट सेपरेट चले। तो यहाँ पे हम रेगुलर एक्सप्रेशन लगाते हैं, फीमेल या है ना, कुछ सर्च कर लेते हैं। हम कहते हैं कि नेम जो है
ठीक है, regex क्या होना चाहिए जी, हैना, HANNAH, हैना, ठीक है। अब अगर मैं सर्च करूं तो आपके पास एक रिकॉर्ड आएगा, हैना, नेम हैना, ठीक है। अब अगर मैं इसका H स्मॉल कर दूं तो आपके पास रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, ठीक है। आगे इसके आगे एक ऑप्शंस लगा हुआ है आई, ठीक है, कोमा लगा के ऑप्शंस लगा हुआ है आई। आई का मतलब होता है केस को इनसेंसिटिव कर दो, कोमा $, ऑप्शंस और आई, ऐसे। अब ये सर्च हो गया, यानी अब ये बताया जा रहा है कि भाई हैना एच जो है या ये जो नाम है ये बड़ा हो या छोटा हो, आपने सर्च करके लाना है। यानी वो केस सेंसिटिविटी को हम इनसेंसिटिव कर रहे हैं। केस सेंसिटिव जो होता है कि ए कैपिटल है तो ए कैपिटल ही मैच होगा, बी कैपिटल है तो बी कैपिटल ही मैच होगा, उसे कहते हैं केस सेंसिटिव। और ये हम जो आई लगाया है हम उसको ऑपोजिट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अब केस इनसेंसिटिव हो जाए, यानी कि एच कैपिटल है या स्मॉल है सर्च हो जाए। तो ये ऑप्शंस हैं। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कैरेट साइन होता है, ये इसकी ना ये पूरी सारी ना इसके ये क्या होते हैं साइंस की ना पूरी लैंग्वेज है ये रेगुलर एक्सप्रेशंस, तो ये काफ़ी टेक्निकल है। तो इसको मैं जस्ट हम इतना ही देखते हैं। तो ये अब ये क्या करेगा, यहाँ से स्टार्ट करके लाएगा कि नाम, ऐसे नाम उठा के लाओ जो एच से स्टार्ट हो रहे हो। ए से करते हैं, ए से देखो एलिस आ गया, तो हम ऐसे करते हैं एक से ज़्यादा अगर हमने देखने हैं तो मैं करता हूँ कंट्री, आई थिंक कंट्री में करता हूँ कि ए से बड़ा हो। ए कंट्री भी एक ही है क्या, ऑस्ट्रेलिया ही है, अच्छा। तो हम कर लेते हैं जेंडर, कि जेंडर जो फीमेल या मेल होगा, ठीक है ना। तो एम से स्टार्ट हो रही हो, ये अब ये मेल वाले सारे आ गए। यानी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स किस्म की ना सर्च लगाने के लिए स्ट्रिंग के अंदर यूज होता है। अब यहाँ पे ये जो कैरेट साइन है ये बता रहा है कि स्टार्ट इस पे होता हो। अच्छा, अब अगर मैं ऐसे कर दूँ और इसके आगे आई थिंक होता है $, तो अगर मैं इसको चलाता हूँ ये आपको बताएगा MELE, ई पे एंड होता हो जेंडर, ये ई पे एंड हो रही होगी, अब ये मेल का ई पे एंड हो रही है, ठीक है ना। तो इसमें फीमेल भी आ जाएगी, फीमेल भी ई पे एंड हो रही है। जैसे ये ई पे ये फ्रांस कंट्री है, ठीक है, या कोई .com तो सब में ही होगा। तो इस तरीके से यानी कि $साइन का मतलब होता है एंड हो रहा हो इस पे, और कैरेट साइन का मतलब होता है स्टार्ट हो रही हो स्ट्रिंग। और भी इसमें काफ़ी कुछ होता है, इसकी साइंस जो हैं और भी बहुत सारे हैं, $साइन है कैरेट के साथ, हैश के साथ, काफ़ी इसमें होता है। रेगुलर एक्सप्रेशन एक प्रॉपर एक ना तरीक़ेकार है, एक लैंग्वेज कह लो आप। तो इस तरीके से रेगुलर एक्सप्रेशंस भी हम इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सर्च करके ला रहा है। अब ये मैं जस्ट यहाँ पे ई लिख दूँ तो जेंडर के अंदर ई जहाँ जहाँ पे भी होगा, दरमियान में हो, शुरू में हो, एंड पे हो, तो ये सर्च करके ले आएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ जेंडर की जगह नेम करता हूँ और कहता हूँ कि ई वाले जिसके अंदर ई आ रहा हो, तो ये एलिस के अंदर ई आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर भी ई आ रहा है प्रिंस के अंदर भी ई आ रहा है, तो ये सारे ढूंढ के ले आया। .काउंट लगाते हैं तो आपको फ़र्क शायद नज़र आ जाए, 8 आ रहे हैं टोटल, इसमें रिकॉर्ड हैं ज़्यादा, टोटल आई थिंक 10 है, ये 20 है, यहाँ पे कहीं दिखाता है ये 10 रिकॉर्ड्स हैं। तो इट मीन्स कि सर्च सही चल रही है हमारी, 8 रिकॉर्ड आ रहे हैं ई जिनके नेम्स में आ रहा है, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन जो है ये आपका ये काम करता है। ऑल इसके अंदर ये आ रहा है, उसमें था हमारे पास अरे के अंदर मैच हो रहा था या के साथ, ठीक है, या स्विमिंग हो या वो हो, तो ये ऑल वाला ऑपरेटर क्या करता है कि ये दोनों होनी चाहिए। सिंपल ऐसे आप पढ़ोगे आपको ये समझ आ जाएगी बात। ये देखो हमारे पास हॉबीज था, तो हॉबीज, तो हम यहाँ पे कहते हैं इसको हॉबीज ऑल
और अरे वाला स्ट्रक्चर मैं कहता जिसकी वॉक क्रिकेट CRACKT क्रिकेट और स्विमिंग हो, ऐसे रिकॉर्ड उठाओ। ये है Ctrl+Alt+R शॉर्टकट है इसका, तो कोई भी नहीं है ऐसा। तो अभी हम देख लेते हैं जिसके अंदर कोई दो आ रही हो, वॉक और फुटबॉल। वॉक आई थिंक सब में है, ये देखो अभी वॉक और स्विमिंग दो रिकॉर्ड आए। ऑल का मतलब है कि ऑल होने चाहिए, इन का मतलब था कि कोई एक भी हो जाए, दोनों में से कोई एक भी हो जाए, ठीक है। ऑल का मतलब है दोनों। इस तरीके से ये ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं। इसके बाद फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। साइज ये है डेफिनेट द मैचेस विद द स्पेशल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये होता है कि ऐसे रिकॉर्ड उठा के लाओ, ये देखो ये 3 है ना, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें 2 हैं, ठीक है। इसकी 2 हॉबीज हैं, किसी की 3 है किसी की 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे इसकी हॉबीज 2 है। तो ये आपको बताएगा अरे के अंदर साइज ऐसी हॉबीज उठा के लाओ जिनके अंदर 2 हो, ऐसे स्टूडेंट उठाओ जिनकी हॉबीज 2 हो। अब देखो हॉबीज 2 वाले आ रहे हैं, 2 वाले, ठीक है, 2 है रिकॉर्ड। ऐसी हॉबीज उठाओ जिनका अरे का साइज जो है वो 3 हो, तो ये अब 3 वाले आ रहे हैं, ये देखो 3, ठीक है। तो साइज आपका ये काम कर रहा है। डिफाइन द मैचेस अरे विद द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। ये आपके ऑपरेटर्स हैं सारे, ये आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना कैसे काम कर रहे हैं। ग्रेटर देन खुद ही बता रहे हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, कुछ टेक्निकल है। इसके बाद यहाँ पे ऊपर अगर आप आओगे, यहाँ पे कुछ अपडेट के ऑपरेटर्स हैं। ये हमने देखा था प्रोजेक्शन ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोजेक्शन ऐसे भी लिख सकते हैं। फाइंड के अंदर पहला पैरामीटर फंक्शन है, पहला पैरामीटर आपका वो लॉजिक जाएगा यानी कंडीशन जाएगी, और दूसरा पैरामीटर आपका प्रोजेक्शन जाएगी। प्रोजेक्शन के ये कॉलम चाहिए मुझे, ये कॉलम यानी कि ये की वैल्यू चाहिए और ये की वैल्यू चाहिए। 1 का मतलब ट्रू, 0 का मतलब फॉल्स। जो लेनी है आपने उसको 1 करना पड़ेगा, जो नहीं लेनी उसको आपने फॉल्स, या अपोजिट हो सकता है, आप 0 कर दोगे तो उसके अलावा आ जाएंगी, 1 करोगे तो वो आएंगी, बाकी इग्नोर हो जाएगी। तो या 0 के साथ या 1 के साथ भी चलते हैं। ये आपका काउंट करने का तरीकेकार है। इसके बाद यहाँ पे आपके पास ये डिलीट आ गया, डिलीट मैनी आ गया, सेट ऑपरेटर है। कुछ ऑपरेटर्स हैं जो कि अपडेट के लिए यूज होते हैं, अपडेट के अंदर स्पेशल ऑपरेटर्स हैं। जैसे कि हमने देखा था सेट ऑपरेटर। सेट क्या करता है हमारे पास कि हमें यहाँ पे जैसे नेम इसका फियोना एप्पल है, तो हम यहाँ पे करते हैं अपडेट 1, ठीक है, अपडेट 1, और इसके अंदर आपके पास 2 ऑब्जेक्ट पास होंगे। पहला ऑब्जेक्ट आपका कंडीशन, ठीक है, कि नेम जी FIONA एप्पल होना चाहिए। अच्छा, और इसको अब यहाँ पे हमने करना होता है चेंज, सेट नेम $, सेट, यहाँ पे हमने इसे कहना है कि इसका जो नेम है, एज है 26 से 28 हो जाए, ठीक है। इसको रन करते हैं तो आपके पास, यार चार्जर लगाएं, चार्जिंग खत्म। तो आपके पास यहाँ पे कुछ ये आता है एक्नॉलेज्ड ट्रू के काम हो गया आपका, ठीक है। मैच्ड काउंट 1, 1 मिला उसको, ठीक है, और मॉडिफाइड काउंट 1 यानी उसे मिल भी गया और उसने जो है 1 को चेंज भी कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको, इस फियोना को आप दोबारा फाइंड करके देख लो। तो यहाँ पे मैं db.student.find नेम जिसका हो, ये देख रहे हो ना, ये गलती अक्सर हो जाती है, ऑब्जेक्ट नेम जिसका हो FIONA एप्पल। तो आपके पास इसकी एज 28 होगी। तो ये तो सिंपल ऑपरेटर है अपडेट करने वाला, सेट ऑपरेटर।
ठीक है, सेट ऑपरेटर। इसके बाद और भी हैं, रिप्लेस वन, जैसे कि एक रिप्लेस वन ऑपरेटर है, ये अपडेट के ऑपरेटर्स हैं। अच्छा, रिप्लेस वन क्या करता है? ऑपरेटर इज यूज्ड टू रिप्लेस एन एंटायर डॉक्यूमेंट विद द न्यू डॉक्यूमेंट। इट कैन बी यूज्ड विद अपडेट वन टू कंप्लीटली रिप्लेस द डॉक्यूमेंट। यानी ये अपडेट वन के साथ यूज होगा, रिप्लेस वन, जैसे कि आपका अपडेट वन, यानी कि सॉरी अपडेट वन का ये अल्टरनेटिव है। तो ये क्या करेगा, इस आईडी की पूरी डॉक्यूमेंट को चेंज कर देगा। ये तकरीबन सेम ही चीज़ है, उसमें भी आप एक से ज़्यादा भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पे एज चेंज करें इसकी, हम यहाँ पे कहते हैं कि इसका जो है ईमेल जो है, कंट्री जो है, चले कंट्री करते हैं, कंट्री जो है वो भी इसका पाकिस्तान हो जाए। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मॉडिफाइड काउंट 1 हो गया। ठीक है, इसको कमेंट करूँ और इसको दोबारा से सर्च करूँ तो इसका कंट्री भी 20, एज भी चेंज करनी थी। चले दोबारा कर लेते हैं। एज में इसकी कर रहा हूँ 30। ठीक है, कंट्री इसका मैं कर देता हूँ इंडिया। तो इसको अभी कमेंट करते हैं और ये वाली कमांड रन करने के लिए सिलेक्ट की मैंने, अपडेट हो गया। या आप ऐसे भी कर सकते हो, जस्ट ये कमांड सेलेक्ट कर लो और इस पर क्लिक करोगे तो अब जस्ट नहीं चलेगी। तो ये आपके पास अपडेट नहीं हुआ, कमांड हमने ना ज़्यादा चल दी। अच्छा जी, ये है, तो ये चलाई मैंने कमांड, अपडेट मॉडिफाइड हो गया, कमेंट किया मैंने। दोबारा इसको सर्च करते हैं, आया कि अपडेट हुआ है रिकॉर्ड, तो इंडिया 30। ठीक है, मल्टीपल भी चेंज कर सकते हैं इस तरह। इसी तरह का ही तकरीबन ये है रिप्लेस वन। यहाँ पे पहले में कंडीशन है, यहाँ पे आईडी की बेस पे सर्च कर रहा है, आप किसी की बेस पे भी सर्च कर सकते हो, नेम, एज, जेंडर, किसी की बेस पे भी। इसके बाद अनसेट, रिमूव एनी फील्ड। अगर आपने किसी फील्ड को रिमूव करना है तो अनसेट ऑपरेटर आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से मैं अभी इसको मैं नहीं छेड़ रहा क्योंकि यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड सेट किया हुआ है। मैं चूज़ कर रहा हूँ COLLEG कॉलेज डेटाबेस और मैं यहाँ पे आके एक दफ़ा इसको फाइंड कर लेता हूँ सारा रिकॉर्ड। तो यहाँ से फ़र्ज़ करते हैं हम कोई एक फील्ड रिमूव कर देते हैं, जेंडर रिमूव करते हैं, इसकी जेंडर रिमूव करते हैं। सबकी भी कर सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पे मैं स्पेसिफिक कर रहा हूँ एक की। पहले एक की करते हैं फिर सबकी कर देते हैं। तो यहाँ पे है जी DB यूज़र्स अपडेट। ठीक है, और ये पहला ऑपरेटर, पहला पैरामीटर उसमें फाइंड कर रहा है और दूसरे पैरामीटर में अनसेट हो रही है। ठीक है जी, DB स्टूडेंट्स अपडेट 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 अपडेट, खाली अपडेट पास कर रहा है। अच्छा, तो मैं कहता हूँ क्या है इसका नेम, साइमा, और यहाँ पे मैं कहता हूँ अनसेट कर दो किसको, जेंडर को, खाली स्ट्रिंग पास करते हैं, हम करते हैं। तो मॉडिफाइड काउंट 1 हो गया। ठीक है, इसको कमेंट करते हैं, दोबारा फाइंड करते हैं, DB डॉट स्टूडेंट्स डॉट फाइंड नेम जिसका हो, देखते हैं उसकी जेंडर। यार ये ऑब्जेक्ट वाला पास करना भूल गया ना, की वैल्यू पेयर। ठीक है, तो आपकी उसकी वो जो जेंडर वाली फील्ड थी वो रिमूव हो गई है, बाकियों में है क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेसिफिक किया हुआ है। तो DB डॉट स्टूडेंट्स डॉट फाइंड, बाकियों में जेंडर की फील्ड पड़ी हुई है, जस्ट उसके रिकॉर्ड में से रिमूव हो गई। यानी कि अगर आपने फील्ड रिमूव करनी है, अगर सारों में से ये उड़ानी है तो आपने फिर कमांड कैसे लिखेंगे हम, तो इसको हम खाली भेज देंगे, पहला पैरामीटर
खाली भेज देंगे तो ये सब में से उड़ा देगा। उड़ाने सब में चाहिए। अनसेट जेंडर खाली, एक तरफ फिर चलाते हैं इसको, मॉडिफाइड काउंट सब में उड़ाए, फिर ये अपडेट। अच्छा ठीक है, अपडेट मैनी में आई थिंक चलेगा, सेंड करते हैं। ये देखो मैच्ड काउंट 4 और 2 पहले में रिमूव हो गए होंगे, 2 में इसने अब कर दी। ठीक है, तो ये इसने रिमूव कर दी है जेंडर फील्ड सब में से। तो ये हम फाइंड करते हैं सबको, तो जेंडर की फील्ड सब में से रिमूव हो गई है। ठीक है, किसी में भी नहीं है। तो ये खाली जब हम पहला पैरामीटर भेजते हैं तो इट मीन्स के सारे, अगर आपने कोई शर्त नहीं लगाई नेम ये हो या आईडी ये हो तो वो सारों को सिलेक्ट कर लेगा। तो ये अपडेट आ गया। इसी तरह रीनेम करना हो किसी फील्ड को, ये आप खुद कर लोगे। यहाँ पे पहले में कंडीशन अगर खाली भेजोगे तो सारों का हो जाएगा। ठीक है, रीनेम ऑपरेटर लगेगा, एज यहाँ पे वो पुरानी फील्ड और यहाँ पे न्यू फील्ड। ठीक है, ओल्ड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ओल्ड फील्ड और यहाँ पे न्यू फील्ड। ठीक है, तो आपके ये फील्ड जो है वो रीनेम हो जाएगी। इंक्रीमेंट, अच्छा यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास कोई एक ख़ास नंबर पड़ा हुआ है, इंक्रीमेंट नहीं था उसमें प्लस प्लस, सेम यही काम कर रहा होता है ये भी तकरीबन। ऑपरेटर यूज टू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट न्यूमेरिक वैल्यू इन फील्ड, इट एक्सेप्ट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज। अच्छा जी, अगर आपने किसी का एक इंक्रीमेंट लगाना है तो इंक ऑपरेटर और ये नंबर फील्ड पे चलता है, ये नंबर फील्ड पे चलेगा। इसी तरह आपके पास डिक्रीमेंट -1, एक का इंक्रीमेंट करना है, 2 को करना है, हो जाएगा। तो ये आप ट्राई कर लोगे, मेरा ख्याल है कुछ भी मुश्किल नहीं है। अपडेट 1 की तरह ही काम करता है। अपडेट 1 या अपडेट मैनी आप यहाँ पे लगा सकते हो। मैं यहाँ पे अपडेट 1 कर देता हूँ, इसको भी अपडेट 1 कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप लगा सकते हो। तो ये आप खुद ट्राई करना, एज को खुद आप यहाँ पे उस किसी का नाम लिख लेना या आईडी लिख देना और इसके इंक और जो वैल्यू को 1 का इजाफा करना है या 2 का इजाफा करना है ये आपको कर देगा। मल्टीप्लाई करना है अगर आपने किसी के साथ, यानी आपने वैल्यू को, प्राइस को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ और उसकी वैल्यू अपडेट, ये कर लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हम करते हैं मल और प्राइस 1.1, इसको हम ट्राई करते हैं। फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पे एज है इसकी 20 अली की, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 40 करते हैं। तो db.student.update1, ठीक है, यहाँ पे पहली कंडीशन आएगी, फ़र्ज़ करें अली कोमा, दूसरे के अंदर हम लिखते हैं मल। ठीक है, किसको जी, एज को, किससे, 2 से। ठीक है, तो अली की एज 20 × 2 40 हो जानी चाहिए। तो मॉडिफाइड काउंट 1 आ गया हमारे पास। तो हम यहाँ पे इसको करते हैं कमेंट और फाइंड करते हैं। तो अली की एज 40 हो गई। ठीक है, तो ये डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं जो डिफरेंट काम के लिए हमारे पास यूज होंगे। ये हम बेसिक्स देख रहे हैं, डेटाबेस की बेसिक्स। इसके बाद करंट डेट टू ऐड और रिप्लेस अ करंट डेट, अगर आपने किसी में करंट डेट डालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है जी, ऑपरेटर है करंट डेट का, लास्ट लॉगिन ये वो फील्ड होगी और टाइप डेट, ये इस तरीके से कुछ ऑपरेटर काम करता है। इसको हम देख लेते हैं। अपडेट मैं नहीं करता हूँ इसको मैं, अच्छा मैं करता हूँ इन सारों में ना, मैं एक डेट डाल देता हूँ। तो db.students.update many, ठीक है, पहला पैरामीटर खाली ताकि सब में डालनी है। दूसरे पैरामीटर के अंदर मैं बताता हूँ CURRENT करंट डेट और वेरिएबल की का नाम मैं कर देता हूँ डेट और $, टाइप डेट, ऐसे ही है। ये की का नाम आ गया, $, अपडेट, टाइप और डेट का D स्मॉल है। यहाँ पे करली ब्रेस और आएगी, यहाँ पे ये पहली करली ब्रेस आपकी ये आ गई। उसके बाद करंट डेट, यहाँ पे भी करली ब्रेस आएगी ऐसे,
ठीक है, और यहाँ पे भी कर्ली ब्रेस आएगी। तो ये इसकी ऑब्जेक्ट और ये उसके अंदर डेट नई की, और ये भी एक्सपेरिमेंट हो जाएगा कि अगर नई की हम लिखते हैं तो क्या ये खुद से इंसर्ट करता है कि नहीं। अपडेट मैनी रन करते हैं, देखते हैं। 4 इट मीन्स कि उसने अपडेट कर दी। तो इसको हम कमेंट करते हैं, तो यहाँ पे फाइंड वाले को हम चेक करते हैं और इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे देखो डेट ऑब्जेक्ट होता है इसका अपना, डेट के नाम से फील्ड नहीं थी, अपडेट के केस में उसने इंसर्ट कर दी न्यू और ये डेट डाल दी। और ये जो होती है डेट, ये आपकी UTC डेट होती है। डेट्स को भी देखेंगे, जी क्या होता है, सी क्या होता है, ये हम बाद में देखेंगे। तो ये डेट्स है, जब डेट्स के साथ करेंगे। तो ये करंट डेट डालने के लिए। इसके बाद अपडेट किसी अरे के अंदर एक नई एंट्री डालने के लिए पुश हमने पढ़ा था, सेम उसी तरह काम करता है ये पुश ऑपरेटर। आईडी पुश करो फ्रेंड्स वाली अरे के अंदर एलिस को, हॉबीज वाली अरे में स्विमिंग को, ठीक है। एक हम देख लेते हैं, पॉप रिमूव करने के लिए है, और पुल रिमूव ऑल एलिमेंट फ्रॉम एंड दैट मैचेस अ क्यूरी। अच्छा, पुल ऑल। अच्छा, तो हम यहाँ पे ना एक के अंदर ना कुछ एंट्रीज डाल देते हैं। हम यहाँ पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे हम इसकी ना एंट्री एडिट, यहाँ से एंट्री डालने के लिए हम क्या करते हैं, एडिट, ठीक है। और एडिट के बाद यहाँ पे आप आओगे तो ये प्लस का साइन आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो ऐड न्यू फील्ड आफ्टर जेंडर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास फील्ड आ जाएगी। तो मैं कहता हूँ इसके कोर्सेज, और यहाँ पे मैं एक अरे ऐसे आई थिंक यहाँ पे डल जाएगी। तो मैं कहता हूँ ग्राफिक्स कोमा और मंस्टैक, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे अपडेट करता है, नहीं। अरे यहाँ पे इंसर्ट कैसे होगी, क्योंकि इसने स्ट्रिंग इंसर्ट कर दी है। तो ये डिलीट कर देते हैं अपडेट। तो हम यहाँ से एंट्री करने देगा हमें, यहाँ से डेट की फील्ड आ गई, एडिट, कैंसल। यहाँ पे आते हैं, इसको दोबारा एडिट करते हैं, ऐड न्यू फील्ड। यहाँ पे टाइप नहीं आ रही है, स्ट्रिंग टाइप ये आ रही है, हाँ यहाँ पे आती है, ठीक है। तो कोर्सेज, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि ये टाइप जो है ना हमारे पास, ये देखो कितनी टाइप्स हैं डाटा की, सारी टाइप्स हैं, अरे टाइप ये। अब इसमें एंट्री करते हैं हम ग्राफिक्स, ठीक है, अपडेट, और इसमें मज़ीद एंट्री करते हैं हम, एडिट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे इसको डिलीट हो रहा है, उसी टाइम ही कर लेते हैं चले। ये अरे बन गई हमारी ग्राफिक्स, ठीक है। इसमें पुश करते हैं, पहले इसमें एक नई एंट्री कर लेते हैं। तो हमारे पास था किधर है ऑपरेटर, करंट डेट पुश ऑपरेटर, यानी पुश ऐड एन एलिमेंट टू अरे, ठीक है। तो ये हम पुश करवाते हैं $साइन पुश, ये अरे का नाम, ये इसका एंट्री, ठीक हो गया। तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, फाइंड वाले को पड़ा रहने देता हूँ, यार इसको पड़ा रहने देता हूँ। कौन सा है, किस में एंट्री की थी हमने, एक दफ़ा फाइंड करते हैं अमजद वाले में, ठीक है। तो हम यहाँ पे अमजद वाले में, तो db.students.update1, ठीक है। और यहाँ पे पहला पैरामीटर हमारा शर्त वाला, दूसरा पैरामीटर हमारी एंट्री। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि नेम जिसका हो AMJAD अमजद, ये नेम से कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, हम ID से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ID से करता हूँ, _ID, और उसके बाद आपने ये ID आपको चाहिए होगी, और इसको ऐसे स्ट्रिंग में ही रखना है, ऐसे ID की बेस पे करता हूँ। अच्छा, इसमें क्या करना था हमने, $साइन पुश ऑब्जेक्ट ओपन, अरे का नाम है हमारे पास COURSES कोर्सेस, कोमा, और मैं कहता हूँ यहाँ पे मंस्टैक,
रन करते हैं। हाँ गलती है हमारी, गलती क्या है जी, $, पुश ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे देखना पड़ेगा कैसे लेता है। चलें इसको अभी हम नेम ही करते हैं ताकि, हाँ वहाँ गलती है, यहाँ पे कॉलन है, ठीक है। कोर्सेस और MERN मंस्टैक रन करते हैं। ये आपका हो गया, लेकिन मॉडिफाइड काउंट नल आ रहा है, इट मीन्स वो आईडी फाइंड नहीं कर रहा। नेम से करते हैं क्योंकि ये आईडी जो है ना ये होती है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे आई थिंक ये दे रहा है ऑब्जेक्ट आईडी। चलो यहाँ से अभी हम मुश्किल नहीं करते इस चीज़ को, ये क्योंकि सारा कुछ आगे जाके चेंज हो जाएगा। जस्ट हमने काम सीखना है कि कैसे काम कर रहा है। तो मॉडिफाइड काउंट 1 आ गया, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम देख लेते हैं, रिफ़्रेश करते हैं इसको, तो हमारे पास कोर्सेज में इसकी 2 एंट्रीज हो गई, यानी पुश वही वाला काम कर रहा है वो जो हमारे पास। इसी का ऑपोजिट पॉप है फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट फ्रॉम एन अरे, यानी आपने अगर एक लास्ट या फर्स्ट में से कोई एलिमेंट अरे तो मैं यहाँ पे कोड डाल देता हूँ, PHP भी डाल देता हूँ, एंटर। तो हमारे पास इसमें अब 3 एंट्रीज हो गई होंगी, ठीक है, 3 एंट्रीज हो गई। तो रिमूव करने के लिए अपडेट या अपडेट 1, ये अपडेट 1 क्योंकि ये आईडी 1 लगा हुआ है, इट मीन्स कि शर्त चल रही है तो अपडेट 1 ही होगा। तो पॉप फ्रेंड्स 1, तो 1 अगर लगाएंगे तो टू रिमूव द लास्ट एलिमेंट, तो ये लास्ट एलिमेंट रिमूव करेगा। -1 लगाएंगे तो ये फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करेगा, ठीक है, पॉप। तो ये दोनों केसेस में आपके एक देख लेता हूँ, तो बाकी आप देख लेना। तो हम यहाँ से पॉप करवाते हैं फ्रेंड्स, वो अरे का नाम है, ठीक है, और उसके में से लास्ट एलिमेंट यानी कि जो अभी हमने PHP डाला है इसको रिमूव करवाते हैं, पॉप फ्रेंड्स कॉलम, ठीक है। तो इसी को ही बल्कि मैं चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ पॉप कोर्सेस 1, ये एंड वाला एलिमेंट जो कि PHP है वो रिमूव करेगा। तो इसको रिफ्रेश करते हैं, 2 रह गए, तो PHP रिमूव हो गया, ठीक है। तो इसी तरह मैं अगर -1 करूंगा तो पहला रिमूव हो जाएगा, ये आपने खुद कर लेना। अच्छा, इसके बाद आपके पास पुल ये ऑल आई थिंक करता है, रिमूव ऑल एलिमेंट फ्रॉम एन अरे दैट मैच अ क्यूरी के तहत जो मैच होंगे वो सारे रिमूव हो जाएंगे, ठीक है, क्यूरी के तहत। पुल ऑल ये विदाउट क्यूरी कर रहा होगा आई थिंक, एन अरे, ठीक हो गया। अच्छा, ये यहाँ पे सिंगल के लिए है और ये यहाँ पे मल्टीपल के लिए, पुल ऑल और पुल, यानी हमारे कोर्सेज के अंदर अगर मैं PHP लिखता हूँ तो PHP अगर 2 हैं तो दोनों के दोनों रिमूव हो जाएंगे। रिमूव ऑल स्पेसिफाइड एलिमेंट ऑफ अरे, रिमूव एलिमेंट दैट, नहीं ये एक रिमूव होगा, ठीक है, अपडेट या अपडेट मैनी भी कर लेंगे, ये एक को रिमूव करेगा, ठीक है, कंडीशन के तहत। अभी हम कर रहे थे ना शुरू से एंड से, तो आप किसी कंडीशन के तहत किसी खास एलिमेंट को जाके रिमूव करना चाह रहे हो, और पुल ऑल जो होगा ये सारे एलिस और बॉब दोनों को रिमूव कर देगा, ठीक है। अपडेट या अपडेट मैनी में से कर देता हूँ, अपडेट भी चलेगा इसमें, अपडेट मैनी भी चलता है। अच्छा, तो इसमें से कोई एक देख लेते हैं, ये देख लेते हैं, दूसरा आप खुद देखना। पुल ऑल देखता हूँ मैं, पुल ऑल अरे कोर्सेज, और इसके लिए मुझे 2-3 कोर्सेज होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं एंट्री कर लेता हूँ, यहाँ पे पुश कर लेता हूँ, पुश कोर्सेज, तो मैं कहता हूँ PHP, ठीक है, और मैं कहता हूँ मंस्टैक, दोबारा एंट्री कर देते हैं ना, ज़्यादा होंगे तो वो भी रिमूव हो जाएंगे, देख लेंगे ना, 4 एंट्रीज हो गई, ठीक है। तो मंस्टैक 2 हैं, PHP 1 है। तो पुल ऑल आप देख लेना, सिंगल, पुल ऑल वाला मैं देख लेता हूँ, सिंगल वाला आप देख लेना। तो मैं मंस्टैक 2 है ना, दोनों को रिमूव करता हूँ, या वो भी बल्कि ये अलग-अलग भी हो जाएंगे। तो अपडेट मैनी या अपडेट मैनी, और यहाँ पे आ जाएगा पुल ऑल कोर्सेज, और इसके अंदर हम भेजेंगे अरे वाला स्ट्रक्चर, Ctrl+C ऐसे। मैं कह रहा हूँ कि PHP और मंस्टैक दोनों को रिमूव करता हूँ,
अभी देखते हैं कि ये अपडेट 1 की खैर है, वो एक रिकॉर्ड के लिए है। अरे के अंदर तो हमें एक से ज़्यादा पड़ी है ना, ये अपडेट 1 का मतलब है एक रिकॉर्ड, अमजद वाला जस्ट। ठीक है, तो कंडीशन हमारी लगी हुई है। अगर हम अपडेट मैनी भी कर देंगे तो वो सिर्फ अमजद को ही सिलेक्ट करेगा। पहली कंडीशन हमारी नेम सेलेक्ट हो रही है। तो देखते हैं मन स्टैक और PHP स्टैक इसमें से रिमूव हुआ है कि नहीं। तो यहाँ जाते हैं और यहाँ इसको करते हैं डाटा को, व्हाट इज दिस, डाटा को करते हैं रिफ्रेश, तो ये रिमूव हो गए। PHP भी गया और मन स्टैक 2 थे वो भी गए। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि दोनों को रिमूव कर देगा, एक से एक ज़्यादा भी हो उसको भी और PHP को भी इसने रिमूव कर दिया। ठीक है, इसी तरह आप ये पुल देख लेना खुद। ऐड टू सेट ये होता है डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड डालने के लिए, यानी अगर जैसे हमने अभी मन स्टैक 2 दफ़ा डाल दिया तो ये 2 दफ़ा नहीं डालेगा, ऐड टू सेट करेगा डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड। अगर पहले से कोई मौजूद होगा तो वो दोबारा एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि जाहिर है एक टाइम के अंदर एक बच्चा एक ही कोर्स के अंदर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं क्या था, ऐड टू सेट, ऐड टू सेट। तो कोर्सेज के अंदर मन और PHP ऐड करते हैं, तो मन स्टैक ऐड करते हैं, रन करते हैं तो इसने एंटर कर दिया। रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आपके पास मन स्टैक आ गया। लास्ट टाइम वो पुश जो है वो दोबारा एंट्री कर रहा था, तो हम दोबारा एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे देखो मॉडिफाइड काउंट 0 आ गया, अब उसने दोबारा एंट्री नहीं की। यहाँ पे अब आते हो तो ये देखो 2 ही है। तो ऐड टू सेट का मतलब है कि ये आपको डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड ऐड करेगा, पुश जितने भी कर दोगे। तो ये आपने थोड़ा सा इसको देख लेना है। इसके बाद डिलीट आ गया, ये पड़ा हुआ डिलीट, वो कहीं ना इधर आ गया डिलीट, वो जो उधर हम देख रहे थे, तो ये यहाँ पे आ गया। ये यहाँ वाला जो डिलीट हमने लिखा था ना, कि मैं बीच में चीज़ें डालता रहा हूँ तो आगे पीछे हो रही है, ये डिलीट जो हम कर रहे थे ये इसके साथ है डिलीट। ठीक है, तो ये आपके कुछ अपडेट के ऑपरेटर्स हैं, सेट, रिप्लेस, अनसेट, रीनेम, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, करंट डेट, पुश, पॉप, पुल, पुल ऑल, ऐड टू सेट। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कंपैरिजन ऑपरेटर, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, इन अरे के अंदर सर्च कर रहे हैं हम, तो ये आपके ऑपरेटर्स काम आते हैं। टाइप चेक करने के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन हमने देखा। ठीक है, और इसके अलावा साइज के लिए कि ऐसी अरे उठा कर लाओ जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स पड़े हों। तो टैग्स की यहाँ पे आ रहे, हमारे केस में हमने देखा था, यहाँ पे फ़र्ज़ कर लेते हैं db डॉट स्टूडेंट्स के अंदर हम देख रहे थे हॉबीज़, तो हॉबीज़। अच्छा, एक चीज़ और मैं करवा, तो बाकी ये एंड ये ऑपरेटर हम बाद में देख लेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर है। एंड 2 के साथ काम करने के लिए एंड, और इस तरह के 3 ऑपरेटर्स हैं, नॉट, नॉर। ठीक है, एक्सप्रेशन एक ऑपरेटर है, ये भी आ जाता है। रेगुलर एक्सप्रेशन हमने देख लिया, ये वही चीज़ ही है। और हमारे पास कॉमन MongoDB ऑपरेटर्स आ गए, इसके बाद एग्रीगेशन है। अच्छा, तो एक चीज़ जस्ट मैं आपको यहाँ पे करवाता हूँ, ये आपके ऑपरेटर्स हैं, ये आप प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पे मेरे पास ये जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है ना, ये जिसमें ये स्टूडेंट्स है, जिसमें ये अरेज पड़ी हुई है, तो ये आपको मैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कैसे होता है डाटा ये देख लो। तो एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से, तो एक्सपोर्ट क्यूरीज एक्सपोर्ट द फुल कलेक्शन, तो मैं इस पूरी टेबल को, कलेक्शन को एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, जेसन और CSV फाइल, तो जेसन फाइल सेलेक्ट करनी है, एक्सपोर्ट कर देना आपने, और ये मैं डेस्कटॉप पे रख रहा हूँ, सेव किया, एक्सपोर्ट हो गई है। अब फर्ज करते हैं ये मेरे पास स्टूडेंट जो है मैं यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ, तो ये ड्रॉप होती है, ड्रॉप कलेक्शन मतलब डिलीट। ठीक है, तो यहाँ से मैं कर रहा हूँ स्टूडेंट्स नाम लिखना पड़ता है, और ये आपकी कलेक्शन ड्रॉप हुई है, और साथ में डेटाबेस भी ड्रॉप हो गया, क्योंकि डेटाबेस तभी काम करता है जब उसके अंदर कोई एक कलेक्शन पड़ी हुई है। ठीक है, तो मैं दोबारा से बनाता हूँ। अब ये डाटा जो मैंने एक्सपोर्ट किया, इसको इंपोर्ट कैसे करना है ये भी मैं आपको दूंगा, ताकि आप इसको इंपोर्ट करके आप इसके साथ काम कर लो। तो न्यू डेटाबेस, तो यहाँ पे मैं करता हूँ कॉलेज, और यहाँ पे स्टूडेंट्स,
तो क्रिएट, तो एक कलेक्शन बन गई। क्या मसला हो गया, ये आपकी कलेक्शन आ गई। इसके बाद आपने आना है ऐड डाटा पे, तो आपको जो मैं वो दूंगा इंपोर्ट जेसन और CSV फाइल, इस पर क्लिक करना है आपने और यहाँ से कलेक्शन बना लेनी है। तो यहाँ पे अभी मैंने एक्सपोर्ट किया डाटा ये वाले तो ये इंपोर्ट स्टूडेंट जाएगा, इंपोर्ट कर लेना, तो आपके पास ये सारा डाटा आ जाएगा। इसमें आप बैठ के ऐड रिमूव ये चीज़ें कर लेना, ठीक है। ऑब्जेक्ट रह गया, वो हम देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर अगर हमारा टाइम लगा तो ये आपने इंपोर्ट कर लेना अपने पास डाटा को। ये मैं आपको सेंड कर देता हूँ अभी डाटा, चलें।